वो कराता हूँ मैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो हमारा मेन है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डोमेन रेंज के ऊपर है। तो कल मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखाया था, जितने भी फंक्शंस के टाइप्स मैंने कराए थे उसमें मैंने आपको डोमेन और रेंज बताया था। एक बार फिर से याद कर ले हम लोग। हाँ, हम लोग ने स्टार्ट किया था सम बेसिक फंक्शन से। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको समझ गया रहेगा। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था सम बेसिक फंक्शन से, जिसमें सबसे पहला था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और उसका रेंज क्या होता है? के। के कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है। फिर हम लोग ने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन के बाद सेकंड टाइप क्या था हमारा कांस्टेंट फंक्शन के बाद, याद है किसी को? आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। तो आइडेंटिटी फंक्शन का इक्वेशन क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें डोमेन भी सेम था और रेंज भी सेम था। सेम क्या था? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देन उसके बाद हम लोगों ने किया था पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का जो इक्वेशन है वो क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें सबसे पहला था स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन क्या रहेगा इसका? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या रहेगा इसका? 0 टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब फंक्शन। तो क्यूब फंक्शन में डोमेन क्या रहेगा? माइनस इन्फिनिटी टू, क्यूब फंक्शन का इक्वेशन क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। देन इसमें डोमेन भी सेम रहेगा, रेंज भी सेम रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे ना आगे चल के एक्सरसाइज में, तो ये सब चीज काम में आएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से देखना है कि आपका जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में है, ठीक है। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सम बोला? क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th सम ना, देखते हैं। एक मिनट दे दो बस। पीडीएफ का पेज निकालना टाइम लगता है बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th सम। क्या डाउट है इसमें? इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th सम ना। फंक्शन क्या दिया है? एफ ऑफ एम, इसका 6th सम। एफ ऑफ एम दिया है हमें। एफ ऑफ एम इज गिवन एज एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, ये हमारा एफ ऑफ एम है। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमको यहाँ पे फाइंड करना है एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। ये फॉर्मूला है लिमिट्स का। आप लोग ने कल लिमिट्स पढ़ा रहेगा तो आप लोग को याद आ जाएगा थोड़ा बहुत। पहले हम लोग एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालते हैं। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच पहले ये निकालते हैं, ठीक है। तो m की जगह पे क्या आएगा? 2 प्लस एच आएगा। तो 2 प्लस एच द होल स्क्वायर, 2 प्लस एच द होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच प्लस 1। m इज रिप्लेस विद 2 प्लस एच। m की जगह पे 2 प्लस एच डाल रहे हैं हम लोग। कितना हो जाएगा ये? 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस विल बी 4 a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा ना, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 2 into h 4h प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर आ गया। 3 2 जार 6 माइनस 3h प्लस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो स्टैंडर्डाइज किया तो पहले h स्क्वायर आ जाएगा, 4h माइनस 3h कितना हो जाएगा? माइनस प्लस h, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 इज माइनस 1। तो आपको मिलेगा h स्क्वायर प्लस h माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 में क्या होगा? एफ ऑफ 2 में m इज रिप्लेस विद 2, m की जगह पे 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा ये? 4 माइनस 6 प्लस 1 कितना आएगा? माइनस 1, ठीक है। मिल गया इतना। बस अभी वैल्यू पुट कर दो इसको।
तो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, हम लोग ढूंढ रहे थे f of 2 plus h minus f of 2 divided by h, ये ढूंढ रहे थे हम लोग, f of 2 plus h minus f of 2 divided by h, ठीक है, f of 2 plus h minus 2 minus f of 2 divided by h, बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो f of 2 plus h कितना मेरा h square plus h minus 1, ठीक है, ये कितना रहेगा माइनस ऑफ माइनस 1, ब्रैकेट डाल दो, ये माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, क्लियर है, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा h स्क्वायर प्लस h माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय h, h माइनस 1 h गया, इधर h कॉमन निकाला, कितना बचेगा h प्लस 1 डिवाइडेड बाय h, और क्लियरली बोला h इज नॉट इक्वल टू 0, अगर h इज नॉट इक्वल टू 0 तो h कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा h प्लस 1, बोलो समझा, क्लियर है? यस सर। तो ज्यादा कुछ था नहीं, सब्स्टिट्यूशन था ये, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का जो टॉपिक किया था उसी के ऊपर बेस्ड है ये, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आगे मूव करेंगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ सम्स मैं करूंगा, कुछ आप लोगों से पूछूंगा, जहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होगा ना, जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, वो काम मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, ठीक है, कराऊंगा मैं ही, बट मैं आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन करूंगा कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना गाइस अगर सम होता है लिख के, तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, सब लोग का ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स y एज अ फंक्शन ऑफ x और नॉट। तो हम लोग यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, क्या चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स y एज अ फंक्शन ऑफ x और नॉट। हम लोग को ये चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये जो इक्वेशन है कैन बी रिप्रेजेंट एज फंक्शन और नॉट, देखते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस इक्वेशन को ना y के टर्म्स में आइसोलेट करेंगे। देखो आपको अगर याद रहेगा, अभी तक हम लोग ने जितना भी फंक्शन पढ़ा सब इसी फॉर्म में पढ़ा ना, f of x इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे ही आता था ना, f of x इज इक्वल टू समथिंग, तो f of x होता क्या है, y होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हमारे पास रहेगा ना, उस इक्वेशन को y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, वी नीड टू गेट कन्वर्ट इनटू y, और फिर चेक करेंगे कि क्या x पुट करने पे y मिल रहा है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, और देखो y कितना मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा एक कंडीशन आ गया, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x बाय 3। अब आप x का कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपको y मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियरली आंसर बोल सकता हूँ कि फॉर एवरी x देयर इज यूनिक y, ये 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है। आप कुछ भी डालोगे x में तो आपको y मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कोई भी वैल्यू डाल दो। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एवरी x, क्लियरली बोल सकता हूँ मैं, फॉर एवरी x there is unique value of y, there is unique value of y, for every x there is unique value of y, ठीक है, for every x there is unique value of y and therefore we can say that y is a function of x, y is a function of x। नहीं समझा कि समझा, प्लीज कंफर्म करो, समझा तो कोई x में आप कुछ भी डालो तो आपको y मिलेगा, मतलब फॉर एवरी x यू विल गेट y। तो आपको पता है कि आपके पास डोमेन में है तो आपको रेंज मिल रहा है, आप x का कुछ भी डालोगे तो y के साथ लिंक बनेगा। और अगर आप वेन डायग्राम में देखो तो फॉर एवरी x देयर इज y, x का हर वैल्यू y के साथ जुड़ा रहेगा, x का हर वैल्यू मतलब पूरा का पूरा डोमेन जो है वो आपके कोडोमेन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो देयरफॉर यही तो फंक्शन होता है कि अगर सेट A का सब एलिमेंट सेट B के में किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड है, मतलब वो उसको फंक्शन बोलते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई नीड अ कंफर्मेशन, समझा? यस सर। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, आपको पहले इक्वेशन को y के टर्म्स में आइसोलेट करोगे,
इक्वेशन जैसे ही y के टर्म्स में आइसोलेट हो जाता है फिर चेक करोगे क्या जो मैं x डाल रहा हूँ उससे y मिलेगा क्या। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग डोमेन और कोडोमेन पढ़ते हैं तो जो भी x में ले रहा हूँ वो इधर रिलेट होना ही चाहिए। अगर ये x है और इसका y मिलना ही चाहिए, अगर y नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली ये फंक्शन नहीं रहेगा। इतना अच्छे समझ लेना, ठीक है। और अगर समझो x का 2 वैल्यू भी आया तो भी फंक्शन नहीं रहेगा, 1 to many फंक्शन होता नहीं है, पढ़ा रहेगा आपने, ठीक है। तो आपको पहला सम समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है। आई विल ट्राई द सेकंड वन। सेकंड सम पे आते हैं। सेकंड सम क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसा कुछ दिया है। ध्यान देना अच्छे से सम पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन पहले x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, therefore we can say that y square is equal to 9 minus x, y square is equal to 9 minus x। तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, y is equal to प्लस और माइनस रूट ऑफ 9 minus x। अभी आप x का कोई भी वैल्यू लो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। x का वैल्यू मैंने अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 0 लिया, x को अगर मैंने 0 लिया तो y कितना मिलेगा, y is equal to √9। अब √9 जो है वो प्लस और माइनस 3 होगा, तो y का दो वैल्यू आएगा, y का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा +3, एक आएगा -3। मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, ये 0 के साथ भी जा रहा है, 3 के साथ भी जा रहा है, -3 के साथ भी जा रहा है। तो जब मैं x का वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो आपको y का वैल्यू दो वैल्यू मिल रहा है, 3 और -3। तो एक एलिमेंट दो जन के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से समझ में आता है कि फॉर एवरी x देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y। और अगर एक x दो y का वैल्यू देता है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्लियरली, फॉर एवरी x there are two values of y, for every x there are two values of y। क्लियरली बोल सकता हूं मैं, for every x there are two values of y and therefore we can say that y is not a function of x, y is not a function of x। आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा, समझा रहेगा सबको अच्छे से, प्लीज कंफर्म, समझा। Yes, एक sir. yes, दो वैल्यू मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन नहीं रहेगा। इज इट क्लियर, दोनों सम समझ में आया सबको, यस और नो, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, मूव टू द नेक्स्ट सम। कल मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। नाउ चेक द नेक्स्ट सम, ठीक है। हटा रहा हूं इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। we'll check the next sum now, sum number 3। सम नंबर 3 क्या दिया है, सम नंबर 3 में दिया है x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 25। थर्ड सम है हमारा, x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 25। अलग करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लो। तो x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25। क्लियर है ना, y इधर ये इधर। तो आप x का कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपको y का एक ही वैल्यू मिलेगा, चेक करो। फॉर एवरी x देयर इज यूनिक y। आप x में कुछ भी डालो आपको y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ भी डालोगे तो आपको y मिलेगा। तो क्लियरली लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉर एवरी x देयर इज यूनिक y, फॉर एवरी x देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ y, for every x there is unique value of y, for every x there is unique value of y and therefore we can say that f is the function of x, sorry, y is the function of x, y is the function of x। आप कुछ भी डालोगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगा। आपने x का वैल्यू 1 डाला तो आपको -24 मिलेगा, x का वैल्यू 2 डाला तो -21 मिलेगा। तो आपने अगर x का वैल्यू कुछ भी डाला तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो f is the y is the function of x। क्लियर है सब। फोर्थ सम का बात करते हैं। फोर्थ सम क्या है मेरा, 2y plus 10 is equal to 0। 2y plus 10 equal to 0 क्या आएगा ये, 2y plus 10 is equal to 0 and therefore we can say that 2y is equal to -10 and therefore we can say that y is equal to -5, y is equal to -5। तो 2y plus 10 0, 2y is equal to -10, y is equal to -5। कल के लेक्चर में पढ़ा था ये, देख लो कौन सा फंक्शन है ये,
y is equal to Constant. -5 का कांस्टेंट फंक्शन सुपर। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता है इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि यस y is a function of x and therefore we can say that y is a function of x। बोलो समझ में आया सबको? आया ना? क्लियर है सबको ये? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ वाला आप लोग ट्राई करो ना, मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो फिफ्थ वाला। 3x minus 6 is equal to 21। थोड़ा ट्रिकी है, मैंने पहले ही बोला था ट्रिकी समय में जरा डिस्कस करूंगा। चलो सॉल्व करो। 3x minus 6 is equal to 21। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? पहले इसको x के फॉर्म में इक्वेट करो। x is equal to 9 आएगा शायद। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। फंक्शन है? No, sir. ये फंक्शन नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, समझने की कोशिश करना अच्छे से। इसको सिंप्लीफाई किया आपने, आपको x is equal to 27/3 आ रहेगा। x is equal to 9। x is equal to 9 अगर मैं ग्राफ में बनाऊं तो आपको पता है कैसा बनेगा? x is equal to 9 ये बनेगा। ये आपका x is equal to 9 है। एग्री? यस और नो? Yes, sir. अगर ये 9 रहेगा तो अभी आप गाइस आपको y का वैल्यू मिल ही नहीं रहा है। देखो ना, आपके पास यहाँ पे x में सिर्फ एक ही वैल्यू है 9, बट y में क्या है? y में तो कुछ भी नहीं है। तो किसके साथ लिंक करोगे? फंक्शन कैसे बनेगा? y is equal to समथिंग आ रहता तो ऑब्वियसली हम लोग इसको कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते थे, क्योंकि y का वैल्यू 5 मिलेगा फॉर एवरी x। यहाँ पे x के लिए x का एक ही वैल्यू है, x का सिर्फ 9 वैल्यू है, और यहाँ पे तो y तो है ही नहीं। y किधर निकालोगे? ये तो साइड भी तो खाली है। देयरफॉर यहाँ पे y इन्वॉल्व ही नहीं है, और इक्वेशन में जब y इन्वॉल्व नहीं होता तो वो फंक्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ सोल्जर्स है, टेररिस्ट है ही नहीं, तो किसको मारेंगे हम लोग? ठीक है, तो x is equal to 9 ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है ये? देयर इज नो y इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। क्लियरली क्या बोलेंगे हम लोग? देयर इज नो y इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। देयर इज नो y इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है तो देखो क्लियरली यू कैन से दैट y is not a function of x। I need a confirmation। सबको समझा ये? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. आपको सब समझ में आ गया इसके जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा था। तो there is no y involved in the equation and therefore y is not a function of x। I hope it is clear to everyone। सबको समझ में आया पक्का? यस सर। कंफर्मेशन Yes, दो, sir. ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। We'll move to next topic। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका हो गया था। We'll move to क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू फाइंड करना है। इसमें मैं अल्टरनेट सम्स कराता हूं आप लोगों को, तो ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको अल्टरनेट सम्स कराऊंगा। यहाँ पे कुछ सम्स आप लोगों को भी दूंगा करने के लिए। क्या बोला है? फाइंड x। द मेन क्वेश्चन इज टू फाइंड x। फाइंड x if g of x is 0 where g of x is given। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सम क्या दिया? फर्स्ट सम में g of x कितना दिया है? g of x पहले 0 दिया है, और बाद में बोला गया g of x का वैल्यू कितना है? 5x minus 6 upon 7। तो फर्स्ट सम में क्या लिखेंगे हम लोग? g of x is equal to 5x minus 6 upon 7। 5x minus 6 upon 7, और हमको g of x क्या दिया है? 0 दिया है। गिवन है कि g of x is 0। गिवन है कि g of x is 0। ठीक है, तो हम लोग को g of x 5x minus 6/7 भी दिया है और g of x 0 भी दिया है। तो यहाँ से अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो कितना मिलेगा? 5x minus 6 upon 7 is equal to 0। 7 तो गया वहां पे, क्या हो जाएगा? 5x minus 6 is equal to 0 and therefore x is equal to 6/5। वेरी सिंपल सम, कुछ नहीं है इसमें। x is equal to 6/5। बोलो समझा? कुछ है इसमें? सबको समझ में आया पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो आराम से सॉल्व कर लो ना आप लोग ये सब। ठीक है, बात करते हैं इसका थर्ड सम का। ठीक है, फर्स्ट सम आपको क्लियर है? थर्ड सम क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए कर रहा हूँ। तो थर्ड सम क्या दिया? देखो थर्ड सम में भी सेम कंडीशन है। थर्ड सम में भी क्या बोला है? फाइंड x if g of x is 0 where g of x is what। देखते हैं g of x कितना दिया है। g of x दिया हम लोग
दिया है 6x स्क्वायर प्लस x और ऑल्सो हम लोग दिया गया कि g ऑफ x इज 0। तो क्वाड्रेटिक देयरफॉर यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को कि 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 0 रहेगा। अब फैक्टराइज करेंगे इसको, क्या बनेगा फैक्टर 4 और -3, ठीक है। तो कितना होता है आंसर इसका 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेक अ पेयर, पेयर बना ऐसा कितना बनेगा पेयर यहाँ पे 2x, क्या बनेगा कॉमन 3x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन निकाला क्या बनेगा पेयर 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 2x माइनस 1, ये बनेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। तो आपको दो वैल्यू मिलेगा यहाँ से, पहला मिलेगा 2x माइनस 1 0 और 3x प्लस 2 0। तो यहाँ से वैल्यू कितना मिलेगा, एक मिलेगा x इज इक्वल टू हाफ और दूसरा मिलेगा x इज इक्वल टू -2/3। तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना था, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा हाफ और -2/3। बोलो क्लियर है सब, समझ में आया सबको पक्का? यस सर। फोर्थ वाला, अच्छा फोर्थ वाला कराना पड़ेगा क्योंकि क्यूबिक है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और थर्ड का। फोर्थ वाले का आते हैं, फर्स्ट और थर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बात करेंगे फोर्थ वाले सम का, क्योंकि फोर्थ वाला क्यूबिक है इसलिए सॉल्व कराना पड़ेगा। आप लोगों को शायद एक बार छोटा सा सिंपल डिवीजन का रिवीजन कराना पड़ेगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सम नंबर फोर्थ का, क्या दिया देखते हैं फोर्थ सम में। फोर्थ सम में पहला हमको दिया है g ऑफ x। अब g ऑफ x कितना है यहाँ पे, g ऑफ x है यहाँ पे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और हमको g ऑफ x 0 पे दिया, तो पहले हम क्या करते हैं ना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो गाइस इसमें ना कुछ कंडीशंस है, अगर सब कोएफिशिएंट 0 आ रहे हैं, मतलब कोएफिशिएंट क्या 1, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे -5, फिर यहाँ पे 6, अगर सब कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है तो 1 इज अ फैक्टर। थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या है, पहला x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है, x का कोएफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट का 6 है। अगर सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट 0 आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं 1 इज अ फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, 1 इज अ फैक्टर। और देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 + 6 7, 7 - 7 0 आ रहा है, तो इसका 1 फैक्टर रहेगा। क्या रहेगा, 1 फैक्टर रहेगा इसका, ठीक है। हम लोग इसको सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं, शॉर्टकट में कर लेते हैं फटाफट, ध्यान देना। तो पहले यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट 1, फिर यहाँ पे आएगा -2, फिर यहाँ पे आएगा -5 और फिर यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। अभी 1 इसका फैक्टर है, तो 1 को ऐसे नीचे उतारते हैं, तो 1 ऐसे रहेगा, 1 × 1 1, -2 + 1 is -1, so 1 × -1 is -1, -5 - 1 is -6, 1 × -6 is -6, 6 - 6 कितना रहेगा 0, ठीक है। समझ गए आप लोग अच्छे से, ये क्लियर है, मेरे को लगता है कि समझ गया रहेगा पक्का। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, therefore we can say that g of x is equal to, हम सबने पढ़ा है ये, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे 1, बट एक्चुअली ऐसा नहीं लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे उसको x - 1, ठीक है ना, तब जाके x = 1 होगा। तो डिवाइजर क्या मिला x - 1, क्वेश्चन क्या मिलेगा, ये तीन टर्म्स मिल रहे हैं। तो पहला 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -6 और रिमाइंडर क्या है 0, तो रिमाइंडर को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया लोगों को, पहले कंफर्म करें, यहाँ तक समझा आया ना सबको, यहाँ तक समझा। डिविडेंड क्या था, g ऑफ x, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड क्या है, g ऑफ x, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 1 है, बट इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x - a इज अ फैक्टर ना, तो x - 1, x - 1, तो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, तो डिग्री 2 तो x², डिग्री 1 तो -x, कांस्टेंट तो -6, तो g ऑफ x कितना मिलेगा, x - 1 × x² - x - 6। बोलो समझ में आया ना, कंफर्म करो, समझा? यस यस सर। ठीक है, तो अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x - 1। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, फैक्टर क्या बनेगा इसका, -3 और 2, तो क्या बन जाएगा ये
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा x माइनस 1, इधर पे कॉमन निकाला, हाई कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा x स्क्रीन ब्लर हो गया, स्क्रीन क्या हो गया? ब्लर। हाँ देखो अभी तो ठीक है। बराबर। ये सर अभी वापस ब्लर हो। और किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? आदित्य, अमित, ब्लर दिख रहा है? नहीं नो सर। सर। तो ये इंडिविजुअल है, ठीक है। प्लीज आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो, या आप नेटवर्क फिर से ज्वाइन कर लो, देखो क्या हो रहा है। तो x माइनस 3 कैसे मिलेगा पता है? अब इसको कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा? और x माइनस 3 और यहाँ से x प्लस 2, तो ये तीन फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ पे। अब हमको दिया गया है कि g ऑफ x 0 है, ऑल्सो वी नो दैट g ऑफ x इज 0, g ऑफ x 0 भी है, ऑल्सो वी नो दैट g ऑफ x इज 0। तो यहाँ से अगर मैंने इक्वेट किया तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा x माइनस 1, एक मिलेगा x माइनस 3, एक मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तीन वैल्यू 0 आए, तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। तो therefore या तो x माइनस 1 0 होगा, या तो x माइनस 3 0 होगा, या तो x प्लस 2 0 होगा। ठीक है, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 3, और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। ये वैल्यूज मिलेंगे आपको। देखो समझा कि नहीं समझा सब एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया एवरीवन? यस सर। मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्यूबिक था इसलिए कराना पड़ा मेरे को, क्योंकि ये क्यूबिक था इसलिए कराना पड़ा। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, सम नंबर 6 पे। सम नंबर 6 पे आता है। सम नंबर 6 पे क्या दिया है कि g ऑफ x और f ऑफ x सेम है, और अगर दोनों इक्वल है तो बताओ x का वैल्यू क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सम, आपको f ऑफ x भी दिया, आपको g ऑफ x भी दिया, बोला कि दोनों इक्वल है। f ऑफ x कितना दिया आपको? f ऑफ x दिया आपको x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये दिया f ऑफ x। और g ऑफ x कितना दिया आपको? आपको g ऑफ x दिया है 11x स्क्वायर। ठीक है, f ऑफ x है आपके पास, g ऑफ x है आपके पास, और f ऑफ x और g ऑफ x दोनों इक्वल है। गिवन है कि बोथ आर इक्वल, तो क्लियरली लिख देंगे हम यहाँ पे, गिवन है कि f ऑफ x एंड g ऑफ x दे आर इक्वल। f ऑफ x और g ऑफ x दोनों इक्वल है। ठीक है, ना इसको सॉल्व करें हम लोग तो कितना मिलेगा? तो देयरफॉर वी कैन से दैट ये कितना हो जाएगा? x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 11x स्क्वायर, ऐसा कुछ है। x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 11x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, तो इस वाले टर्म को यहाँ पे लेके आते क्या आएगा? x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे आके आएगा तो माइनस 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या बनेगा? देयरफॉर वी कैन से दैट ये बन जाएगा हमारा x रेज टू 4, और ये बन जाएगा माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इसको मैं x स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो जैसे मैंने x स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे? x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो या तो x स्क्वायर 0 होगा, या तो x स्क्वायर माइनस 9 0 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर या तो x 0 होगा, या तो x स्क्वायर 9 होगा, या तो x 0 होगा, या तो x होगा प्लस और माइनस 3, या तो x होगा प्लस और माइनस 3। ठीक है, ये तीन वैल्यूज मिलेंगे आपको, 0 या प्लस और माइनस 3। क्लियर है सबको ये सम एवरीवन? Yes, आया ना? sir. यस सर। ठीक है, चलो मेरे को सेकंड में ट्राई करके देखो। ट्राई द सेकंड वन। सेकंड वन में क्या दिया आपको? क्वेश्चन आपके पास है ही, f ऑफ x दिया आपको कितना? f ऑफ x दिया है रूट ऑफ x माइनस 3, सिर्फ रूट को ही x को ही सिर्फ रूट है, और g ऑफ x कितना दिया आपको? g ऑफ x आपको दिया है 5 माइनस x।
जी ऑफ एक्स दिया आपको 5 माइनस एक्स। चलो सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। इधर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। कंडीशन यही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कंडीशन यही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। सब लोग फटाफट बताओ आंसर कितना आ रहा है। सेकंड सम। आया आंसर सेकंड का। सेकंड का आंसर आया। एफ ऑफ एक्स दिया है रूट ऑफ एक्स माइनस 3 और जी ऑफ एक्स दिया है 5 माइनस एक्स। हमको क्या ढूंढना था? हमको ढूंढना था यहाँ पे एक्स का वैल्यू। बोलो कितना आएगा आंसर सेकंड का। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सेम है, ठीक है। तो सॉल्व किया तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 3 और जी ऑफ एक्स कितना आएगा? 5 माइनस एक्स, ठीक है। रूट ऑफ एक्स माइनस 3 और जी ऑफ एक्स कितना आएगा? 5 माइनस एक्स। तो इन लोगों को सॉल्व करेंगे हम लोग। हम लोग को यहाँ पे पहले रूट एक्स को अलग कर लेना चाहिए। तो रूट एक्स को अलग किया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8 माइनस एक्स। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड क्या देगा? ये देगा आपको x, ये देगा आपको 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया हम लोग ने यहाँ पे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायर किया क्या बन जाएगा इक्वेशन? therefore x इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर कितना होगा? 64 माइनस 2ab कितना होगा? माइनस 16x प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर को x को उधर लेके जाते कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x कितना आएगा? माइनस 17x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अभी इसका फैक्टर निकलता है क्या? 17 64 फैक्टर नहीं निकलता है इसका। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से। आपको याद होगा फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल टू माइनस बी वाला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस 17, ठीक है ना। b माइनस 17 है तो माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 64 डिवाइड बाय 2 है तो 2 into 1। क्लियर है? तो देखो कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 17 इज 17, 17 प्लस और माइनस 4 into 64 कितना होता है? 240 256 256 4 लिया 260 रूट 33 आएगा इधर ना। रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय 2। तो आपको ये x के दो वैल्यू मिलेंगे, 17 प्लस और माइनस रूट 33 बाय 2। 17 प्लस और माइनस रूट 33 बाय 2। बोलो समझा कि नहीं? क्लियर है एवरीवन? फिर से समझो ना। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो। आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल दिया है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है? रूट ऑफ एक्स माइनस 3। सिर्फ रूट में एक्स को ही रूट है। और जी ऑफ एक्स कितना दिया है? 5 माइनस एक्स। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा तो 8 माइनस एक्स आ गया। अब रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने का एक ही ऑप्शन है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। जैसे ही स्क्वायर किया रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा
8 माइनस एक्स का स्क्वायर इज 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड किया तो ये मिलेगा, टर्म्स को इक्वेशन में लाया तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये उधर जाके माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन बन गया आपका। अभी ये फैक्टराइज नहीं होता, तो जो भी फैक्टराइज नहीं होता उसमें हम लोग फॉर्मूला मेथड लगाते हैं। आपको फॉर्मूला मेथड याद होगा 10th स्टैंडर्ड, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस सिंपलीफाई किया उसको, समझा? आया ना? Yes, sir. क्लियर है ना? पक्का? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, देख लो फटाफट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सम था ये, तो मेरे को लगता है कि आगे के सम आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अभी। तो क्वेश्चन अच्छा आगे एक ही सम है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट सम है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं मैं, ठीक है? तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, सब लोग का ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट सम है अभी तक का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, सब लोग अच्छे से ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि अगर f ऑफ x a माइनस x और b माइनस x है, f ऑफ x कितना है a माइनस x और a माइनस x अपॉन b माइनस x, f ऑफ 2 अनडिफाइंड है और f ऑफ 3 5 है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या क्या दिया आपको? आपको पहले f ऑफ x दिया है, तो आपको f ऑफ x कितना दिया है? a माइनस x डिवाइडेड बाय b माइनस x, ये आपको f ऑफ x दिया है। बाद में आपको बोला कि f ऑफ 2 अनडिफाइंड है। जब भी कोई चीज अनडिफाइंड होता है मतलब उसका डिनोमिनेटर 0 होता है, तो f ऑफ 2 यहाँ पे अनडिफाइंड है, f ऑफ 2 अनडिफाइंड है और f ऑफ 3 5 है। f ऑफ 3 कितना है? 5। तो आपको फाइंड करना है a एंड b, you need to find a and b, तो we need to find a and b, find a and b, ये फाइंड करना है, ठीक है? तो आपको फंक्शन दिया है, फंक्शन कितना दिया है? a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, f ऑफ 2 अनडिफाइंड है, f ऑफ 3 5 दिया है। तो हम लोग पहले बात करते हैं f ऑफ x का। तो f ऑफ x कितना हमारा f ऑफ x है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स, ये हमारा f ऑफ x है, a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, ठीक है? f ऑफ x कितना दिया है? a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। अब आपको क्लियरली बोला है कि f ऑफ 2 अनडिफाइंड है, तो पहले f ऑफ 2 निकालते हैं। तो f ऑफ 2 क्या होगा? x इज रिप्लेसिंग विद 2, f ऑफ 2 क्या रहेगा? x के जगह पे 2 आएगा, हमने किया था ना वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, तो क्या बन जाएगा फंक्शन? a माइनस एक्स बन जाएगा a माइनस 2, b माइनस एक्स बन जाएगा b माइनस 2, a माइनस 2 अपॉन b माइनस 2। अब आपको क्लियरली बोला है कि f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो अगर f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, तो कैन क्लियरली से दैट डिनोमिनेटर 0 होगा। कोई भी फंक्शन अगर अनडिफाइंड होता है मतलब डिनोमिनेटर 0 होता है उसका, तो देयरफॉर यहां से क्या बनता है कंडीशन कि b माइनस 2 कितना होगा? b माइनस 2 इज 0। तो अगर b माइनस 2 0 हो गया तो वी क्लियरली से दैट b इज इक्वल टू 2 होगा। ये समझ में आ गया? फाइंड a एंड b बोला था, तो a एंड b में b निकल गया है, तो ना हम लोग अभी f ऑफ 3 निकालेंगे। तो f ऑफ 3 कितना दिया आपको? f ऑफ 3 5 दिया है, तो पहले f ऑफ 3 निकालो। तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स में f ऑफ 3 हो जाएगा a माइनस 3 डिवाइडेड बाय b माइनस 3, ठीक है? तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि a माइनस 3 डिवाइडेड बाय b माइनस 3 कितना रहेगा? ये 5 रहेगा। a माइनस 3 अपॉन b माइनस 3 कितना रहेगा? 5 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, उससे पहले लोग क्या करते हैं? b का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a माइनस 3 डिवाइड बाय b कितना है मेरा? 2, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। a minus 3 upon 2 minus 3 is equal to 5. So therefore we can say that a minus 3 divided by 2 minus 3 कितना होता है? minus 1, which is equal to 5. समझ में आया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? therefore we can say that a minus 3 is equal to minus 5. a minus 3 is equal to minus 5, and therefore we can say that a is equal to minus 5 और ये कितना आएगा? plus 3. कितना आएगा वैल्यू? a is equal to minus 2. तो a और b चाहिए था मुझे, फाइनली बोल देंगे हम लोग therefore a is equal to -2 एंड दूसरा b is equal to 2. a is equal to -2 एंड b is equal to 2. देखो समझा कि नहीं? क्लियर है? समझा सर। equal to -2 एंड b is equal to 2. तो अनडिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड। तो अनडिफाइंड मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोग को पूरा का पूरा सम पहले से सॉल्व करना होगा। डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक स्किप करेंगे हम लोग। जब तक मैं आपको पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ फंक्शंस नहीं पढ़ा लेता तब तक मैं आपको डोमेन एंड रेंज नहीं करा पाऊंगा। तो कल हम लोगों ने कहां पे छोड़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन,
पावर फंक्शन, तो पावर में स्क्वायर और क्यूब देखा था। आज आगे मूव करेंगे, आज का टॉपिक का नाम रहेगा पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो जब तक हम लोग हर एक टॉपिक का हर एक फंक्शंस को स्टडी नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग आगे डोमेन एंड रेंज ढूंढेंगे नहीं। ठीक है, आपको मैं डायरेक्टली सिखा सकता हूँ डोमेन एंड रेंज, बट उसके लिए आपको और अच्छे समझने के लिए हर एक ग्राफ पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कांस्टेंट, आइडेंटिटी, स्क्वायर और क्यूब का डोमेन और रेंज अभी पता है, आपको कल मैंने ये भी बताया था कि स्क्वायर फंक्शन में अगर x -2 से -3 तक लाई करता है तो x स्क्वायर के कहां से कहां तक लाई करेगा, ये भी सब हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो आगे मूव करेंगे और आगे हम लोग आज के लेक्चर में नया टॉपिक देखने वाले हैं कि पावर फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन पढ़ने वाले आज, तो ध्यान देंगे यहाँ पे अच्छे से। पावर फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर फंक्शन और क्यूब फंक्शन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ध्यान देंगे अच्छे से पॉलिनोमियल फंक्शन पे सब लोग। टॉपिक का नाम है आज का पॉलिनोमियल फंक्शन। कल 3 हो गया था, आज चौथा रहेगा हमारा। द टॉपिक इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो चौथा टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन सबको पता ही है, सबने अच्छे से पढ़ा है कि इसका डिग्री जो होता है कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होता। तो एफ ऑफ एक्स, मैं आपको पॉलिनोमियल फंक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू एन। ठीक है, सेकंड टर्म क्या रहेगा इसका? a1 x रेज टू n माइनस 1। ठीक है, फिर इसका आगे का फंक्शन क्या रहेगा? डॉट 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 a रेज टू n माइनस 1 x रेज टू 1, और फाइनली क्या रहेगा हमारा? फाइनली रहेगा a रेज टू n। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में बहुत सारे टाइप्स किए थे लोअर स्टैंडर्ड्स में। मोनोमियल एक ही टर्म होता है, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। तो पॉलिनोमियल ये सब के फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि पॉलिनोमियल में जितने भी पावर्स होते हैं वेरिएबल के, वो हमेशा नेचुरल नंबर रहता है। क्या रहता है? या तो होल नंबर बोलेंगे इसको। x रेज टू n हमेशा क्या रहता है? हमेशा वेरिएबल का जो पावर रहता है वो नेचुरल नंबर रहता है। n, n-1 अप टू x रेज टू n अप टू x रेज टू 0। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि x रेज टू n, x रेज टू n, n क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? n हमारा यहाँ पे रहेगा नेचुरल नंबर। पावर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर नेगेटिव आता है या पावर फ्रैक्शन में आता है तो याद रखना कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में आपको एग्जांपल दे दूं मैं, x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है। बट अगर ऐसा होता है x रेज टू 4 प्लस 2 रूट एक्स, सो 2 रूट एक्स, सो वी नो दैट कि रूट एक्स का जो पावर है वो हाफ है और देयरफॉर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब आपको अच्छे से याद रखना है कि फंक्शन में कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होगा और ना ही पावर फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्या आएगा ये? इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। क्या बोल सकता हूँ? ये क्या है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, अच्छे समझना। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका लीनियर फंक्शन, डिग्री 1 वाला। तो लीनियर फंक्शन, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन, सब पढ़ना होगा अच्छे से। इसमें सबसे पहले आता है हमारा लीनियर फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n में सबसे पहले क्या आता है? लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या रहेगा मेरा? f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। f of x is equal to ax plus b, कंडीशन a is not equal to 0, क्योंकि अगर a 0 का तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, तो f of x आपको सबको पता है लीनियर फंक्शन क्या होता है? ax plus b। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल ले लिया, f of x is equal to कितना आएगा? माइनस ऑफ 2x plus 3, माइनस ऑफ 2x plus 3, और x क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी आपको पता है ये नंबर लाइन है, सबने सॉल्व किया इसको, -2x प्लस 3 को। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो आप लोगों को ग्राफ बनाना सबको आते ही, 10th में उन्होंने किया था। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक बाय लीनियर
बाय ग्राफिकल मेथड। लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल से सॉल्व करते थे, 2-3 वैल्यू मिलता था यहाँ से, ठीक है। x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y भी 1 मिलेगा, तो 1,1 तो लाइन बनता था यहाँ से, ठीक है। तो मान लो कि ये कुछ ऐसा आएगा, मान लो कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, समझ लो। तो ये इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, f of x को मैं y बोल सकता हूँ, so y is equal to -2x plus 3, y is equal to -2x plus 3। हम लोग को क्या चाहिए लीनियर फंक्शन में, हम लोग को कुछ काम नहीं है, हम लोग को सिर्फ डोमेन और रेंज निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डोमेन और रेंज निकालना आना चाहिए। तो डोमेन क्या रहेगा इसका, डोमेन पूरा का पूरा x कवर कर रहा है, आप x में कुछ भी ले लो, ये पूरा कवर करेगा, तो पूरा का पूरा डोमेन कवर करेगा ये। डोमेन क्या रहेगा इसका, ऑल रियल नंबर्स तो -∞ to ∞, और रेंज भी क्या रहेगा इसका, आप जो भी डालोगे x में आपको y मिलेगा, आप x में 1 डालोगे आपको y मिलेगा, आप x में 100 डालोगे आपको y मिलेगा, आप x में इन्फिनिटी डालोगे आपको y मिलेगा। तो आपको हर x के लिए हर y मिल रहा है, मतलब इसका रेंज भी क्या रहेगा, -∞ to ∞। पूरा का पूरा x कवर कर रहा है तो डोमेन ऑल रियल नंबर, पूरा का पूरा y कवर कर रहा है डोमेन ऑल रियल नंबर। तो लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज देख लो क्या है, डोमेन भी उसका -∞ to ∞ है और रेंज भी उसका -∞ to ∞ है। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले समझ में आया लीनियर फंक्शन। बोलो क्लियर है, आया ना एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग को शायद स्ट्रेट लाइन सिखाया जाएगा आगे, आप लोग को स्लोप निकालना आता ही रहेगा, 10th स्टैंडर्ड में किया था आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप कैसे निकालते हैं। तो अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब बढ़ता रहेगा, और अगर इसका स्लोप नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी इसका स्लोप नेगेटिव है, समझना चाहिए स्लोप नेगेटिव क्यों, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप नेगेटिव होता है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये वैल्यू गिर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा सब लोगों ने पढ़ा रहेगा, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं और इस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे नोट क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर स्लोप पॉजिटिव है तो, व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव and decreasing when slope is negative, and decreasing when slope is negative, and decreasing when slope is negative। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर स्लोप पॉजिटिव है तो, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर स्लोप नेगेटिव है तो। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट एक बार रीड कर लो। तो इसमें सबसे पहला टाइप क्या था आपका, सबसे पहला टाइप था पॉलिनोमियल फंक्शन में, सबसे पहला टाइप था लीनियर फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहला टाइप था आपका लीनियर फंक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। अब इसमें दूसरा टाइप आएगा हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो हम लोग क्वाड्रेटिक वाले पे ध्यान देंगे। पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। क्वाड्रेटिक फंक्शन पहला हो गया हमारा लीनियर फंक्शन, और दूसरे का बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या होता है, लीनियर का इक्वेशन ax + b था, तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या होगा, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या होगा, ax² + bx + c, ax² + bx + c। तो ax² + bx + c पे जाते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन का सेकंड टाइप। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का सेकंड टाइप क्या रहेगा हमारा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक का इक्वेशन सबको पता ही है, 10th में भी किया था हम लोगों ने। तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c, ax² + bx + c, ax² + bx + c। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, तो क्लियरली बोलेंगे हम लोग, हमारा फॉर्म क्या रहेगा क्वाड्रेटिक का। हमको पता है कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है f of x is what, f of x is equal to ax² plus bx plus c, ax² plus bx plus c। कंडीशन a0 नहीं होना चाहिए, अगर a0 होगा तो डिग्री 2 गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर a0 होगा तो ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। f of x is equal to ax² plus bx plus c। अब जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ फिर से पैराबोला जैसा बनता है। हम लोगों ने कल स्क्वायर फंक्शन में देखा था पैराबोला, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा रहेगा पैराबोला ऐसा, ठीक है। तो जब इसका ग्राफ बना तो कैसे बनेगा, ax² plus bx plus c का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये लाइन को हम लोग नाम देंगे, ये लाइन है हमारा डॉटेड लाइन है। तो इस लाइन को नाम देंगे हम लोग x इज इक्वल टू h, ठीक है। और ये जो रहेगा डॉट 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 इधर, इसको हम बोलेंगे k, ठीक है। तो ये लाइन रहेगा x इज इक्वल टू h, ये लाइन रहेगा k, ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट हो जाएगा h, k। और इस इक्वेशन का नाम क्या रहेगा, इस इक्वेशन का नाम रहेगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप इसका डोमेन देखो, तो डोमेन में पूरा का पूरा x एक्सिस कवर कर रहे हैं, डोमेन में ये पूरा x एक्सिस कवर कर रहा है। तो अगर डोमेन में ये पूरा x एक्सिस कवर कर रहा है, डोमेन क्या रहेगा इसका, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन क्या रहेगा इसका, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो गया इसका डोमेन। डोमेन में ये पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है, डोमेन क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं रेंज का। तो रेंज मतलब y को कितना कवर कर रहा है, तो y कहां से कहां कवर कर रहा है, देखो k से इन्फिनिटी तक, कहां से, k से इन्फिनिटी तक, k से इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या रहेगा, इसका रेंज रहेगा k टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कभी काउंट नहीं होता, और यहाँ पे k को काउंट किया इसने, तो इसका राउंड ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। बोलो समझ में आया एवरीवन। क्वाड्रेटिक हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है, क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला फॉर्म में रहता है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी रहेगा, जो ग्राफ है वो हमेशा क्या रहेगा, पैराबोला, ठीक है। हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, पहला पॉइंट, ग्राफ ऑफ f ऑफ x, ग्राफ ऑफ f ऑफ x कितना था मेरा, f ऑफ x कितना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। So graph of ax square plus bx plus c, where a is greater than 0, where a is greater than 0 is what, is a parabola। क्या रहेगा इसका आंसर, is a parabola, ठीक है। इसका आंसर कितना रहेगा, पैराबोला। तो ये हमेशा पैराबोला रहेगा, हमेशा याद रखना। क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन रहेगा हमेशा पैराबोला फॉर्म में रहेगा। क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन रहेगा हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, हमेशा पैराबोला फॉर्म में रहेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन रहेगा हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, पैराबोला फॉर्म में रहेगा। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, पैराबोला फॉर्म में रहेगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, सेकंड क्वाड्रेटिक का स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। अब बात करेंगे थर्ड का। थर्ड क्या रहेगा हमारा, क्यूबिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन आना चाहिए यहाँ पे, इक्वेशन लिखा है मैंने, क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और तीसरा क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन में क्या होगा, ax क्यूब, ठीक है। आ जाते हैं फटाफट। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर पैराबोला था, तो यहाँ पे भी ये पैराबोला रहेगा, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं, सिर्फ आपको डोमेन और रेंज पे याद रखना है, टाइप याद रखो, डोमेन और रेंज याद रखो, बस ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने में। बात करेंगे हम लोग थर्ड का। थर्ड क्या रहेगा हमारा, क्यूबिक फंक्शन। तो पॉलिनोमियल में 3 आ गया, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था। फिर आया आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक में डोमेन था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और रेंज था k टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब थर्ड आते हैं हम लोग क्यूबिक फंक्शन में। तो क्यूबिक फंक्शन में f ऑफ x कितना आएगा, क्यूबिक फंक्शन में f ऑफ x रहेगा आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, प्लस cx प्लस d। और कंडीशन दिया है कि a इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो ध्यान देना अच्छे से। ग्राफ बनाते पहले हम लोग ने कल ही पढ़ा था कि क्यूबिक फंक्शन कैसे होता है। हम लोग ने कल ही पढ़ा था कि क्यूबिक फंक्शन कैसे दिखता है, कल ही हम लोग ने अच्छे से देख के लिया था कि अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू -1 लिया तो क्यूबिक फंक्शन कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये x, ये y, अगर इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा कुछ, ठीक है। वैल्यू कितना आएगा इसका, मान लो कि इसका इक्वेशन हम लोग ने f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब -1 लिया। कितना लिया, x क्यूब -1, x क्यूब -1, ठीक है। ये हम लोग ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ये भी क्यूबिक ही है। f ऑफ x कैसे निकाला, ये आपको x पूरा कवर होते दिख रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा x कवर हो रहा है, x में कुछ भी डालो तो y मिलेगा। तो डोमेन क्या रहेगा इसका, इसका डोमेन रहेगा ऑल रियल नंबर्स।
सबका सब कवर हो रहा है, तो इसका डोमेन रहेगा ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसका रेंज भी सब y मिलेगा, जितना x डालोगे उतना y मिलेगा, जो भी डालोगे x में सब y मिलेगा, तो इसका रेंज भी क्या रहेगा, इसका रेंज भी रहेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्यूब फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन लगभग सेम ही है। क्यूब फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि वो पावर फंक्शन में काउंट होता है, और क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये पॉलिनोमियल में काउंट होता है, ठीक है। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम रहेगा, देख लो अच्छे से, समझ में आएगी। तो ग्राफ कितना मिलेगा इसका, डोमेन भी मिलेगा माइनस इंफिनिटी और रेंज भी मिलेगा माइनस इंफिनिटी। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन में तीनों समझ में आया। हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन का तीनों क्या पढ़ना है, डोमेन रेंज बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने आज के लेक्चर में स्टार्ट किया पॉलिनोमियल फंक्शन। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का इक्वेशन समझ में आ गया। f of x is equal to a raised to 0 x raised to n plus a raised to n minus 1 x raised to n minus 1, ठीक है। फिर a raised to 2 x raised to n minus 2 करते करते a raised to 0 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ में आ गया आपको। अभी पॉलिनोमियल इक्वेशन में तीन टाइप्स हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या है मेरा, f of x is equal to ax plus b। तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, और इसका रेंज भी क्या होता है, इसका रेंज भी होता है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पूरा x और पूरा y कवर करेगा ये। फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, f of x is equal to ax square plus bx plus c। तो ax square plus bx plus c ये हमेशा पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। सो ax square plus bx plus c इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पूरा का पूरा x कवर कर रहा था, बट इसका रेंज क्या था, k टू इंफिनिटी। याद रखना अच्छे से, इसका रेंज क्या था, k टू इंफिनिटी। तो थर्ड वाले पे आए हम लोग। थर्ड वाला क्या था हमारा, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन का इक्वेशन कितना है, f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। अभी इसको प्लॉट करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने x cube minus 1 को प्लॉट किया। तो x cube minus 1 भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 3 है ना, तो डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप x का वैल्यू 1 लोगे तो 0, तो 1 पे 0 आ गया, देखो x का वैल्यू 1 तो y 0, ठीक है। x का वैल्यू 1 तो y 0, फिर x का वैल्यू 2 लोगे तो 7 या 26, 3 लोगे तो और बढ़ेगा। तो आपको हर x के लिए हर y मिल रहा है, तो डोमेन भी क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स। देख लो आपको काम का क्या है, फंक्शन का टाइप अगर मैं बोलूंगा तो उसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए बस। अगर मैं फंक्शन का टाइप बोलता हूँ तो उसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। अगर आपको उसका डोमेन और रेंज पता रहेगा तो आप आराम से सम कर सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग ने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा सॉल्व किया, और आगे हम लोग ने 3 टाइप्स और कर लिए पॉलिनोमियल फंक्शंस के। पॉलिनोमियल फंक्शंस में पहला लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड देन क्यूबिक फंक्शन। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज 6.1 का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग आगे कुछ ग्राफ जो पेंडिंग है वो कवर करके डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना। फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।